हेलो बच्चे। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, मतलब दो चार्जेस जब आपके रेस्ट में होते हैं और पॉइंट चार्जेस है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वो क्या होता है। और वो हमने पढ़ा था क्या था, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या था, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि दोनों चार्जेस के बीच में अगर हम कोई भी मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कम होता है या ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ज की यूनिट के बारे में पढ़ा था और वहां से 1 कूलॉम को हमने डिफाइन किया था। ठीक है, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कि कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे डिराइव करेंगे। देखो मान लो ये मेरे पास एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है मेरे पास Q2। ठीक है, इस चार्ज की पोजीशन बताऊंगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बताऊंगा तो वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा जो इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा इस Q1 चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर, मतलब R1 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही Q2 की पोजीशन को भी स्पेसिफाई करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर होगा। ये R2 पोजीशन वेक्टर किसका हो गया, Q2 चार्ज के लिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो आपका चार्ज Q1 और चार्ज Q2 है, ये दोनों के दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मतलब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं देखता हूं इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच में, ये कितना है, R। ठीक है, अब मान लो ये जो चार्ज है Q1 वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में, रिपेल करेगा तो खुद से दूर लगाएगा नीचे की तरफ, ये लगा दी इसने। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, ये Q2 पे लग रहा है, सेकंड चार्ज पे कौन लगा रहा है, फर्स्ट, तो F21। ठीक है, F21 क्या हो गया आपका, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। ठीक है, Q2 चार्ज पे फोर्स किसके द्वारा, Q1 चार्ज के द्वारा। ठीक है, अब ये जो इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इसको मैं क्या बोल देता हूं, R21। क्या बोल दिया, R21। तो यहां पे मैं स्पेसिफाई करूंगा, लिखोगे आप, बताओगे कि R21 जो मेरा वेक्टर है कहां से कहां पे है, Q1 से लेके Q2 तक। ठीक है, जो आपका R21 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहां से का है, Q1 से Q2, वेक्टर मतलब Q1 से लेके Q2। ठीक है, दूसरा देखो यहां पे F21 फोर्स को जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 क्या है, ये दोनों चार्जेस, R क्या है, दोनों के बीच की दूरी। ठीक, अब देखो ये तो मेरा मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसके ऊपर एरो लगाऊंगा तो मतलब आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन किससे बताते हैं, यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन बताते हैं। 11th क्लास में पढ़ते हैं कि यूनिट वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, और वो किस लिए यूज करते हैं हम, डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखो जो R21 वेक्टर है इस डायरेक्शन में, मैं यहां पे बोल देता हूं R21 कैप। R21 कैप क्या है यहां पे, इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ, मतलब इसके पैरेलली, ये क्या है आपका R21 यूनिट गैप। ठीक है, मतलब ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखो, दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस बोली हमने R, मैं इसको R21 वेक्टर भी लिख सकता हूं। उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो R है वो किसके इक्वल है, R21 के, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, तो R21 का मैग्नीट्यूड लिख दिया, उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो आप लोगों ने पढ़ा है, एज वी नो दैट
आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगा, R21, देयरफॉर R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। ये वैल्यू मैं कहां पे पुट कर दूं, यहां पे पुट कर सकता हूं R21 कैप की। तो देखो दिस एम्प्लाइज दिस, जो आपका फोर्स आएगा F21 वो क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। R21 कैप के प्लेस पे ये पुट करूंगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को पता ही है। अब एक चीज देखो, यहां पे R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 2 है, यहां पे R21 जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड की पावर 1 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे पावर 2 को 3 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को आप क्या बोल दो, फर्स्ट। अब मैं इसको किसके टर्म में लिखूं, पोजीशन वेक्टर के टर्म में, मतलब R1 R2 के टर्म में लिखना चाहूंगा। तो देखो फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो आप चाहो तो ये लिख के भी बता सकते हो, फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस। या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, यहाँ पे जा रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर R2, इनिशियल यहां से गया है, इसका पोजीशन वेक्टर R1, तो R2 माइनस R1 ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखोगे तो क्या होगा, R1 प्लस R21, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। देखो यहां से R21 वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मैं इस R21 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, मतलब R21 को क्या लिख दिया, R2 माइनस R1, तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ गया यहां पे। ठीक है, तो देखो therefore F21 is equals to K Q1 Q2 divided by R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड का Q, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही अब देखो मैं दूसरा क्या कर सकता हूं, ये तो यहां पे ये F21 तो क्या है, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। अब ये Q2 चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा Q1 पे। तो देखो ये मेरा चार्ज क्या हो गया, Q1, ये क्या है Q2, ये इसका पोजीशन वेक्टर R2, ये इसका पोजीशन वेक्टर R1। ठीक है, ओरिजिन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही R। ठीक है, अब देखो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, खुद से रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। किस पे लगा है, Q1 पे। कौन लगा रहा है, Q2, तो F12। तो F12 क्या होगा आपका, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, और इस वेक्टर को मैं कहां से कहां ले लेता हूं, Q2 से Q1, इसको मैं बोल देता हूं R12 वेक्टर। R12 वेक्टर मतलब वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। ओके, तो देखो यहां पे आप फिर से वही चीज बोलोगे जो आपका F12 है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यहां पे लिख दोगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है,
अगर मैं एरो लगाऊंगा मतलब वेक्टर बताऊंगा तो डायरेक्शन भी बताऊंगा। यहाँ पे डायरेक्शन किससे शो करूंगा, यूनिट वेक्टर से। ठीक है, उसको क्या बोल देता हूं, r12 कैप। तो यहाँ पे बताओगे r12 कैप कहां से कहां है, इज फ्रॉम Q2 टू Q1। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो शो भी कर सकते हो r12 कैप इस डायरेक्शन में है, बाकी आपने लिख दिया यहाँ पे here r12 कैप इज फ्रॉम Q2 टू Q1। देखो फिर से यही चीज यूज करूंगा मैं, r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस। तो देखो यहाँ पे r12 कैप क्या होगा, r12 कैप इज इक्वल टू r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर। ये चीज मैं यहाँ पे पुट करूंगा, दिस एम्प्लाइज f12 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r12 वेक्टर, और उसका क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर आएगा, तो ये स्क्वायर और एक पावर 1 कितना हो गया, क्यूब। इसको बोल दो सेकंड। ठीक है, तो इसको भी मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूं। कैसे, फिर से यहाँ पे क्या लगाओ, ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन लगाओ। ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो देखो r2 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर। ठीक है, तो देखो r2 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर। ठीक है, तो यहां से r12 वेक्टर क्या आ गया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये r12 वेक्टर की जो वैल्यू है, मतलब एक्सप्रेशन है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये मैं यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इक्वेशन सेकंड में। तो देखो इसको मैं इक्वेशन सेकंड में अब पुट करूंगा, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। तो देखो f12 वेक्टर k q1 q2 डिवाइडेड बाय r12, इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्यूब मैग्नीट्यूड का। यहां पे भी क्या लिख सकता हूं, r12 वेक्टर के प्लेस पे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो ये देखो आपका फोर्स किस में आ गया, पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो r12 और r21 है, ये मैंने अलग अलग डायग्राम बना लिया, चाहो तो इसको इसी में भी शो कर सकते हो, इस धर फोर्स दिखा के। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो फिक्स रहेगा। मतलब आपका r21 वेक्टर और r12 वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है एज r12 और r21। मतलब r21 और r12 इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। एरो लगाऊंगा तो मतलब डायरेक्शन भी आ गई। अब डायरेक्शन देखो, r21 तो इस डायरेक्शन में है और r12 इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे क्या लगा दूंगा मैं, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहां से क्या पता लग गया, जो आपका r12 वेक्टर है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ r21 वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन, इसमें r12 के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, माइनस r21 कर दो ऐसा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड f12 k q1 q2 डिवाइडेड बाय r12 के प्लेस पे क्या करूंगा, माइनस r21, तो ये तो मोड है, या तो साइन प्लस का ही रहना है। इस r12 के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं, माइनस r21 वेक्टर, तो माइनस साइन आगे आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, इस माइनस साइन को छोड़ के बाकी का जो एक्सप्रेशन है वो इससे मैच कर रहा है। माइनस साइन को छोड़ के बाकी का इससे मैच कर रहा है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r21 मैग्नीट्यूड क्यूब r21 वेक्टर। सॉरी, ये यहां से हट गया एरो। ठीक है, तो मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी
इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, F21 लिख सकता हूं, लिख दो। दिस एम्प्लाइज इज जो आपका F12 वेक्टर होगा इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है F21 की डायरेक्शन ये, F12 की डायरेक्शन ये। ठीक है, तो यहां से ये पता चलता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, वो क्या होता है, दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फोर्स की, दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं, बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहां से ये क्या बोल सकता हूँ, न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोल सकता हूँ, एक्शन एंड रिएक्शन, कि दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था। उसके बाद जो ये आप इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हो, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक तो यही है कि दोनों के दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक तो ये बोल दोगे। दूसरा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। क्योंकि आप देखते हो ना F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, R स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब किसको ओबे कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, दूसरा कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, दोनों चार्जेस को देखो, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगा है। यूं नहीं कि फोर्स इधर लग गया इधर लग गया, कहीं पे भी नहीं। दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग फोर्स लगता है। यहां पे भी दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि किसी भी, मान लो कोई भी आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, उसको मूव करवाना है। ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाओगे, कौन सा फोर्स लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हो। ये फोर्स लगा के जब आप किसी भी चार्ज को मूव करवाओगे क्लोज्ड पाथ के अंदर, तो वहां पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कंजर्वेटिव का मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी जो आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर आप जिसको बोलते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई भी एक चार्ज होता है, उसके ऊपर जो बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ चार्जेस है उसका फोर्स देखते हैं। ठीक है, देखो कैसे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, और इसके अलावा इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगा, देखो ये चार्ज है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। इधर एक चार्ज है, यहां पे भी इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। इधर जो चार्ज है इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, इधर है उसके बीच में फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा, जितने भी फोर्सेस है उन सारों का सम होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये मान लो आपका कोई भी एक चार्ज हो गया, Q0 बोल लो। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस चार्ज, मतलब जिसके ऊपर मैं क्या देखूंगा, टोटल फोर्स देखूंगा। यहां पे मैंने क्या बोल दिया, चार्ज Q1, चार्ज Q2, ऐसे Q3 Q4, यहां पे आ गया क्या आपके पास, QN। ठीक है,
इसको क्या बोल दिया, r01 वेक्टर। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा खुद से दूर, किस पे लगाया, Q0 पे, किसने लगाया, 1 ने, तो F01। ठीक है, ऐसे ही Q2 भी इस पे लगाएगा, Q2 इस पे लगाएगा तो खुद से दूर लगाएगा, इसे 0 पे लगाया 2 ने। ऐसे ही बीच में बहुत सारे चार्जेस हैं, वो सब फोर्स लगाएंगे। ये 0 पे लगाया किसने, nth ने। ये एकदम सीधी लाइन लेना भाई, सीधी नहीं बनी। ठीक है, ये कौन सा फोर्स आ गया, F01। तो इस चार्ज पे, इस चार्ज ने भी फोर्स लगाया, इसने भी लगाया, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। लास्ट Qn चार्ज ने भी क्या लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाया। तो इसके ऊपर जब मैं टोटल फोर्स देखूंगा तो वो क्या होगा, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स है उसको मैं बोल देता हूं कितना, F0। कितना बोल दिया, F0। ये किसके इक्वल होगा, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा F01, ये इसके ऊपर लगाएगा F02, ये इसके ऊपर लगाएगा F01। ठीक है, तो देखो सॉरी, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस डैश डैश डैश, लास्ट क्या होगा, F01। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ मैं सबकी वैल्यू लिख सकता हूं, सबका एक्सप्रेशन K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी बताऊंगा यूनिट वेक्टर से। तो देखो F01 इन दोनों चार्जेस के बीच में है, K Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R01 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R01 कैप। ठीक है, प्लस F02 किस किस के बीच में है, Q0 Q2 के बीच में, तो K Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R02 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R02 कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर मान लेते हैं R01 कैप और R02 कैप। ये किस डायरेक्शन में है, ये इन वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, R02 वेक्टर R01 वेक्टर, प्लस ऐसे डैश डैश डैश। F0n क्या होगा, K Q0 Qn डिवाइडेड बाय R0n वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R0n कैप। ठीक है, तो देखो यहां से इन सब में K Q0 कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, Q1 R01 मैग्नीट्यूड, उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड R01 कैप, Q2 R02 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R02 कैप, प्लस Qn R01 वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R01 कैप। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो उसके बाद मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो कैसे लिखूंगा, F0 वेक्टर इज इक्वल्स टू, K को क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। ठीक है, देखो इसको समेशन की फॉर्म में लिखूंगा, I इज इक्वल्स टू, इसको Q1 Q2 Qn क्या लिख दिया, Qi। ठीक है, R01 R02 R03 लास्ट R0n, इसको R0i वेक्टर स्क्वायर R0i कैप। I की वैल्यू कहां से कहां तक लेके चलूंगा मैं, I 1 से n तक। I इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो देखो Q1 R01 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R01 कैप, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ऐसे ही मैं देखो I के प्लेस पे 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 रखूंगा थर्ड टर्म, n रखूंगा तो nth टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये समीशन की फॉर्म में लिख दिया इसको मैंने। ये क्या हो गया आपके पास, फोर्स हो गया इस रेफरेंस चार्ज पे बाकी बचे हुए चार्जेस के द्वारा। ठीक है, तो देखो इसको मैं बाकी कैसे लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखता हूं, r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। देखो इसको उसी की फॉर्म में लिखते हैं, F0 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, I इज इक्वल टू 1 से n Qi R0i मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को क्या लिखोगे,
r0 i वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो मतलब इसको स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दूं मैं, q। इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, f0 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 i इज इक्वल टू 1 से n qi r0 i, तो इसको क्या लिखूंगा, r0 माइनस r0 वेक्टर माइनस ri वेक्टर, और यहाँ पे ये जो r0 i वेक्टर इसको भी क्या लिखूंगा, r0 वेक्टर माइनस ri वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, किसी भी एक चार्ज पे बाकी बचे चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगता है उसका टोटल फोर्स कितना लगता है, ये देखा था। अब एक चीज देखना हो, इस चार्ज पे जब ये चार्ज फोर्स लगाएगा F01, तो ये F01 किसके बीच में लग रहा है, इन दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो इस फोर्स पे बाकी बचे हुए जो चार्जेस है उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, मतलब चाहे दूसरे चार्ज प्रेजेंट हो या फिर ना हो, इस फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब कंपैरिजन देख रहे हैं हम किसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल क्या होता है, G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनमें सिमिलरिटीज क्या क्या है, क्या क्या दोनों में समानताएं है। देखो ये इनवर्स स्क्वायर रो को ओबे कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों इनवर्स स्क्वायर रो को क्या करते हैं, ओबे, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड, ये जो फोर्स है सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन है उस लाइन के अलोंग लगता है, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, सेंट्रल फोर्स। और ये जो आपका Fg है, ये भी दोनों मासेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के अलोंग ही लगता है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, सेंट्रल। ठीक है, तीसरा, दोनों के दोनों क्या है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, पाथ पर डिपेंड नहीं करते दोनों, सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये इनकी कुछ सिमिलरिटीज है। दूसरा क्या है, ये किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से आता है, मास की वजह से आता है। ठीक है, तो देखो ये जिसकी वजह से आता है, चार्ज की वजह से, उसके भी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो मास की वजह से आ रहा है, तो ये मास से इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, इनके डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस क्या होगा, ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जबकि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, जो आपका ये है, ये इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, और जो आपका ग्रेविटेशनल है वो ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव। ठीक है, दूसरा, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किससे, ग्रेविटेशनल से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्या आपके पास कुछ इसकी सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। और एक और पॉइंट है इनका डिफरेंस का, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम प्रेजेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है ये डिपेंड्स ऑन मीडियम, जबकि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर का। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा वो हम क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे बच्चे। ठीक है, यहां तक ये कूलॉम्स लॉ था, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था, उसके बाद हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। ठीक है, और हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स था उसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पढ़े थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहां तक ही है।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने सजेशन जरूर दें, ठीक है। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है बच्चे। ओके बाय।